नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगला सेट प्रैक्टिस आप लोगों के बीच में लेके आ चुका हूँ और ये है मॉक टेस्ट नंबर 19। आप इससे पहले वाला टेस्ट नहीं दिए हैं तो आप सारे टेस्ट को एक एक करके दीजिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सभी लोग इसका प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। मैं क्यों कहता हूँ प्रिंट आउट करवाने, और उसके बाद इसका जो एक्सप्लेनेशन देता हूँ ना, उसे मल्टीपल टाइम डिवीजन करिएगा। चाहे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो या बाकी सेक्शन का क्वेश्चन हो, फ्रेंड्स आप देख सकते हो। खास तौर पे यहाँ पे जो आप देखेंगे ना, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उसके बाद साइंस होगा। तो ऐसा ही जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है और यही कारण होता है कि आपके पेपर में जो बहुत सारे क्वेश्चन दिखते हैं ना यहाँ से, इसलिए सभी लोग प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, क्या करिएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपने 100 क्वेश्चन में से कितना सही किया है, ये भी जरूर बताइएगा। और लास्ट में मैं आपको इसी वीडियो में लास्ट में बता दूंगा कि ये जो सेट प्रैक्टिस है, सेट प्रैक्टिस नंबर 19, इसका कट ऑफ मार्क्स क्या है, कितने नंबर ला रहे हो इस टेस्ट में, तो आप बिल्कुल सेफ हो, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फ्री में जो है आप लोगों के बीच में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है, हाथीदह दुर्गावती पंप स्टोरेज परियोजना, जो खबरों में थी अभी प्रेजेंट टाइम में, आपको पता होगा, तो कह रहे कि किस राज्य से संबंधित है। तो पहली बात आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि इसका लोकेशन कहाँ है और किस राज्य में है। तो आपने मैप से तो पता चल ही गया होगा कि कहाँ पे होगा। तो आप ये सर, ये तो बिहार में है, बिहार के कैमूर जिला, हम लोग बहुत कायदे से पढ़े हैं। तो आंसर क्या होगा, ये बिहार हो जाएगा। और बिहार के कैमूर जिला में कितना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 1000 मेगावाट। दोबारा सुनिए, बिहार के कैमूर जिले में 1000 मेगावाट की हाथीदह दुर्गावती पंप स्टोरेज परियोजना विकसित करने के लिए बिहार सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा। और बिहार के अगर जिला पूछे तो कैमूर टिक कर लीजिएगा, कैमूर जिला में। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के बीच में, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन है कि गणतंत्र परेड 2025, गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी का विषय, इस बार का 2025 का जो तीनों सेनाओं की झांकी थी, इनका विषय क्या था, थीम क्या था। तो बिल्कुल आंसर जो लोग बी टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही है। इस बार का जो थीम था, सशक्त और सुरक्षित भारत। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहली बात यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस बार जो मनाया गया था ये 76वें गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। और ऐसा पहली बार इस बार हुआ कि तीनों सेनाओं की झांकी इसमें शामिल हुआ था। और इस झांकी का विषय मैं आपको बता ही दिया, सशक्त भारत और सुरक्षित, मतलब सशक्त और सुरक्षित भारत था। इसमें थल सेना, नौसेना, वायु सेना के संयुक्त अभियानों को भी प्रदर्शन देखने को मिला। आपको पता होना चाहिए, इसमें कई सारे चीजों को एक साथ दिखाया भी गया है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अगला प्रश्न है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान किस योजना के तहत आयोजित किया गया था। बिल्कुल, दिशा योजना आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, ये न्यूज़ में था। तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान भारतीय संविधान के कितने साल, तो भैया ये ना पूछे जा सकते हैं, माइंड में रखिएगा। तो 75 साल, 75 ईयर जो है पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। किस राज्य का मैं बोल रहा हूं, और ये भी अभी न्यूज में था, मैंने इसके बारे में बहुत कायदे से पढ़ाया था करंट अफेयर्स वाला सेक्शन में। तो आंसर क्या होगा, गुजरात इज द राइट आंसर, गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 2 हड़प्पा स्थलों, जिसका नाम है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है तिघराना और ये मिताथल है, तिघराना और मिताथल को पुरातत्विक सर्वेक्षण घोषित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूछा जाए तो ये किस राज्य में होगा, तो आप मेंशन कर लीजिएगा हरियाणा। हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा राज्य हो जाएगा। फ्रेंड्स, हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले, हरियाणा में एक जिला है भिवानी जिले के तिघराना और मिताथल तिघराना, ये दोनों है, तिघराना और मिताथल को संरक्षित स्मारक और पुरातत्विक स्थल घोषित किया है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो स्थल है दोनों, जिसका नाम अभी मैं बताया हूँ, कौन सा, तो तिघराना और मिताथल, ये लगभग बताया जा रहा है कि भाई ये 4400 मतलब कि 4400 साल से भी ज़्यादा पुराने और प्राचीन सिंधु और सरस्वती से जुड़े है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है ना।
तो इतना माइंड में रखिएगा, ये दोनों स्थल के बारे में पूछा जाएगा तो ये हरियाणा राज्य में है। अगला प्रश्न है विश्व का पहला ऊर्जा संरक्षण, ये विश्व का पहला है, दोबारा सुनिए, विश्व का पहला है तो बताइएगा विश्व का पहला ऊर्जा संरक्षण उद्यान जो है कहाँ उद्घाटन किया गया। तो बिल्कुल ये आंसर जो होगा हैदराबाद, जो टिक कर रहे हो बिल्कुल टिक सही कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, माइंड में रखिएगा। तो तेलंगाना के राज्यपाल जिसका नाम है जिष्णुदेव शर्मा, इसका नाम ही है जिष्णुदेव शर्मा, ने हैदराबाद में दुनिया के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान बाबूजी वनम का, इसका नाम क्या है भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका नाम है बाबूजी वनम का उद्घाटन किया। बाबूजी महाराज की 125 जयंती के उपलक्ष्य में ऐसा किया गया, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना के क्रियान्वयन बोल सकते हो या कार्यान्वयन में जिस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो कौन सा राज्य है। तो भैया इसमें बिहार राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। आगे बढ़ जाते हैं, किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत सीमा के भीतर भारतीय रक्षा बलों के कर्मियों के घरों के लिए संपत्ति कर, आप देख सकते हो संपत्ति कर में छूट की घोषणा किया है। तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न है कोंडा कार्ला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी भाई, कोंडा करला माइंड में रखिएगा थोड़ा सा। कोंडा करला आवा झील, कोंडा करला आवा झील जो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य में है भाई। तो ये भी ध्यान रखना, ये मैंने आपको उड़ीसा के साथ जोड़ के पढ़ाया था, है ना। यहाँ पे आपको उड़ीसा दिखेगा, नीचे में आंध्र प्रदेश दिखेगा ना, तो आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, यहीं पे है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश सरकार ने वन्य जीव संरक्षण 1972 के तहत, ये थोड़ा सा मैं डीट में बताया, तो ये 28 मई 2025 की बात है। तो 28 मई 2025 को आंध्र सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक प्रमुख, है ना, मीठे पानी की झील जिसका नाम क्या है, कोंडा कार्ला आवा, कोंडा कार्ला आवा को एक संरक्षित रिजर्व में बदलने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा नवपशान स्थल जिसका नाम है दाउजली हेडिंग, दाउजली इसका नाम है, दाउजली हेडिंग किस राज्य में स्थित है। तो बिल्कुल जो लोग आंसर टिक कर रहे हो असम, राइट आंसर असम हो जाएगा। जो कि दाउजली हेडिंग की मैं बात कर लूँ तो ये यहाँ से लोह भट्टी और लोह जो है ना धातु मिले हैं वहाँ से, जो नवपाषाण काल युग का जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये असम में। आगे बढ़ जाते हैं। रतले जल विद्युत परियोजना इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, और ये न्यूज में था इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो रतले जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जैसा वो पता है ये चिनाब नदी पर है ना। तो हाल ही में भारत सरकार ने किशन गंगा, सही सुन रहे हैं, किशन गंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं पर मध्यस्थता न्यायालय द्वारा जारी पूरक निर्णय को अवैध और सिंधु जल संधि 1960 के विरोध बताते हुए अस्वीकार कर दिया। तो यहाँ से चूंकि न्यूज में था, तो अगर आपसे पूछा जाए किस नदी पर है ये, तो बस ध्यान रख लेना ये चिनाब नदी पर है। कौन सा भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने यह सुनिश्चित किया है कि सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता हो। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा सुनिए। कौन सा राज्य सरकार का पहला, कौन सा भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने यह सुनिश्चित किया है कि सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम जो है मतदाता हो। तो अभी हाल ही में आप सबको पता है भाई, बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ है, तो और सरकार एनडीए का बना है, आप लोग सभी लोग समझ ही रहे हैं। तो ध्यान रखना ये बिहार सरकार ने ऐसा किया है। एसआईआर न्यूज में था, इसके बारे में हम लोग कवर कर चुके हैं पहले भी, तो थोड़ा सा एसआईआर के बारे में भी माइंड में रखिएगा चीज़ों को। देखिए बहुत सारे फ्रेंड्स का ये रहता है कि सर हम आपके साथ मॉक टेस्ट में अगर जुड़ना चाहे तो क्या करना पड़ेगा। देखो भाई अभी फी कम करके सिर्फ कर दिया है 399, और इसमें 50 आपको यहाँ पे जो टेस्ट दिखेगा फुल लेंथ टेस्ट दिखेगा, और यहाँ पे टेस्ट का जो आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर और जो पैटर्न है नियो पैटर्न पर आधारित है, और जो क्वेश्चन सेट किया जा रहा है जिस टॉपिक से बीपीएससी उठा के क्वेश्चन डालते हैं आपके पेपर में, उसी टॉपिक से क्वेश्चन हम लोग भी शेयर करते हैं आपके लिए और सेट भी करते हैं। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस टेस्ट सीरीज को, जो कि आप जो भी टेस्ट हो गया तो अभी भी जैसे मैं बैच में जुड़ूंगा तो सारे बुकलेट आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट करवा के दे सकते हैं, और ये टाइम है टेस्ट देने का, तो ये जरूरी हो जाता है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो सिर्फ इस नंबर पर, नंबर देता हूँ 7319924130, इस नंबर पे पेमेंट करके भेजना होता है। स्क्रीनशॉट करके भी इसी नंबर पे भेजिएगा, उसके बाद आपको टेस्ट बैच में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए टेस्ट के मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग तो इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मैथ्स और रीजनिंग का ऑलरेडी टेस्ट चल रहा है, इसमें भी 50 टेस्ट है और इसका भी फी मात्र 399 है, तो ये तो जाहिर सी बात है आपको देना ही चाहिए। और इसमें भी 50 टेस्ट है, इसमें सेक्शनल भी है, फुल लेंथ भी है। ठीक है ना, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि सर मेरा सेक्शन वीक है, अगर आपका कोई भी सेक्शन कमजोर है, जो मैथ्स हो या जीके जीएस हो, जो भी सेक्शन हो, तो भाई कंप्लीट बैच भी है, कंबाइंड बैच एक है CGL 4, यहाँ पे लिख देता हूँ SSC
मतलब BSSC सीजीएल 4 एंड AEDO का कंबाइंड बैच लेके आया हूँ। दोनों एग्जाम आपके सर पे है और इसका फी मात्र अभी जो है 1099 था, उससे कम करके 699 कर दिया हूँ। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें सारे सेक्शन का आपको हैंड नोट्स, वीडियो, PDF, इसमें मैथ्स और रीजनिंग सारे सेक्शन इंक्लूड है। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो नंबर यही है 7319924130 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट का नंबर भी यही। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपने झरना किस राज्य में स्थित है? तो नेपने झरना की मैं बात कर लूँ तो बिल्कुल जो लोग महाराष्ट्र टिक कर रहे हो, महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र ने सिंधुदुर्ग जिले में नेपने जलप्रपात के ऊपर अपने पहले ग्लास स्काई वॉक का उद्घाटन किया, जिसे एक नया पर्यटन आकर्षण बोल सकते हो निर्मित हुआ है। ठीक है, नेपने ग्लास की मैं बात कर लो तो नेपने ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कितने लोग बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, सिंधु रत्न पर्यटन योजना के तहत किया गया। ठीक है ना, तो कहाँ पे है? तो नेपने जलप्रपात महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में स्थित एक 12मासी जलप्रपात है। 12मासी जलप्रपात है, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान किस ऑपरेशन के तहत उत्तर भारत में बाढ़ राहत मिशन चला रही है ना थी और चलाया था? आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल, आंसर बी हो जाएगा, ऑपरेशन राहत। चलो आंसर ही पता चल गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सितंबर 2025 में सुधार उपाय के रूप में कैदियों के लिए योग सुदर्शन क्रिया शुरू की है? भाई कौन से राज्य सरकार ने किया ऐसा? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा किया। अगला क्वेश्चन है 11वें D8 है। 11वें D8 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? हाँ बिल्कुल, जो लोग यहाँ पे बी टिक कर रहे हैं मिस्र हो जाएगा, मिस्र इज द राइट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं विकासशील 8 जिसे हम लोग D8 कहते हैं, आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक जो है ना हुआ था, ये 19 दिसंबर 2024 में मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी काहिरा में आयोजित की गई थी। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो मिस्र की काहिरा में। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का मेजबान कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है भाई? बिल्कुल ये बिहार राज्य है। अभी ये न्यूज में था और ये बात है, आप सबको पता है ना, मैंने आपको पढ़ाया था। ये बात है 20 से 21 जनवरी 2025 की बात है ना। तो 20 से 21 जनवरी 2025 को कितने नंबर का? तो 85वें नंबर का। 85वें नंबर जो है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की मेजबानी बिहार राज्य किया। इसका विषय क्या था भाई? तो इसका विषय है संविधान की 75वीं वर्षगांठ। बहुत इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाने में संसद और राज्य विधानसभाओं का योगदान, इसका पूरा जो है क्या है? तो थीम था, विषय है। और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला इस कार्यक्रम की अध्यक्षता किया था। पूछे जाते हैं क्वेश्चन, माइंड में रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बिल्कुल ये नई दिल्ली में किया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं 29 मार्च की बात है भाई, 29 मार्च 2025 की बात है। तो 29 मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 इनके द्वारा जो है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन किया गया। यह जो है 2 दिवसीय सम्मेलन था, आपको पता होना चाहिए। 29 और 30, 29 से शुरू हुआ, 30 को समाप्त हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो उद्देश्य है, आपको पता होना चाहिए क्या होगा उद्देश्य। इसमें पर्यावरण प्रबंधन को बढ़ावा देना, लोगों को जागरूक करना, ये उद्देश्य होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है भाई, क्वेश्चन है बिम्स्टेक, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन भर भर के। बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? बिल्कुल यहाँ पे इसे तो रट लीजिएगा। दक्षिण भारत का जितना भी होता है ना मेरे भाई, जो भी सम्मेलन होता है दक्षिण भारत में खासतौर पे, तो एग्जामिनर का आंख टिका रहता है और वहीं से क्वेश्चन उठा के पूछता है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो है, आप सबको पता है कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने जो है विशाखापत्तनम में 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन किया। और बिम्स्टेक का अर्थ है बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। आपको पता है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य है बंगाल की खाड़ी के देशों के बीच समुद्री संपर्क और सहयोग को मजबूत करना। तो खाड़ी देश के साथ एक दूसरे को संबंध बनाना है। और ये जो इस बार का 2025 का बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन, एक शब्द है यहाँ पे बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन, अगर पूछा जाए तो आंसर विशाखापत्तनम टिक करिएगा।
ठीक है, तो मैं पुनः कह रहा हूँ, बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2025 आंध्र प्रदेश में है ना, विशाखापट्टनम, आपको पता है ना भाई, यहाँ पे एक मिनट, उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश यहाँ पे, तो यहीं पे जो है यह सम्मेलन आंध्र प्रदेश में, राज्य का नाम पूछे तो आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम ही देगा, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। किस देश ने अक्टूबर 2025 में आधिकारिक तौर पर कफाला प्रणाली को समाप्त कर दिया है? कफाला प्रणाली को, बिल्कुल ये जो आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब इज द राइट आंसर। सऊदी अरब ने लाखों प्रवासी कामगारों को ज्यादा अधिकार और आज़ादी देते हुए कफाला व्यवस्था को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया। कफाला व्यवस्था एक प्रायोजक व्यवस्था थी जो प्रवासी कामगारों को एक ही नियोक्ता से बांधती थी, आपको पता होना चाहिए, और नौकरी बदलने या देश छोड़ने के लिए नियोक्ता की सहमति जरूरी थी। सऊदी अरब विजन 2030 और राष्ट्रीय परिवर्तन कार्यक्रम के तहत इसे एक संवैधात्मक बोल सकते हो व्यवस्था से ये बदलने का कोशिश किया। ठीक है ना, तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है, बस आपसे प्रश्न पूछा जाए, एक शब्द आपको दिखेगा, कफाला प्रणाली को समाप्त किया है सऊदी अरब ने। किस देश ने दुनिया के सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR400, ये 450, 420 नहीं, 450 है ये, तो CR450 का अनावरण कौन करेगा? ऐसा काम कौन कर सकता है? तो आप कहिएगा सर या तो जापान कर सकता है या चीन कर सकता है, तो ये चाइना ने किया है, ध्यान रखना। तो चीन ने अपनी नई हाई स्पीड ट्रेन CR450 के लिए सेवापूर्व परीक्षण जो है शुरू कर दिया है, और इसकी घोषणा यह 21 अक्टूबर 2025 को किया था इन्होंने। आगे बढ़ जाते, किस देश के राष्ट्रपति देखा जाए तो 92 वर्ष की आयु में विश्व के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले और सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बन गए हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, कैमरून राइट आंसर हो जाएगा। कैमरून का नाम ध्यान रखना, ठीक है। ये अक्टूबर 2025 में कैमरून पीपुल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसे हम लोग CPDM कहते हैं, कि पॉल बार्थेलेमी बिया, इसका मैं नाम ही लिख देता हूँ, बार्थेलेमी, नाम ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, बार्थेलेमी बिया, इसका नाम ही है भाई, ध्यान रखना। तो बार्थेलेमी इतना बार्थेलेमी खाली नाम ध्यान रखना, बार्थेलेमी। तो बार्थेलेमी ने लगभग देखा जाए तो ये 53.7% वोटों के साथ कैमरून के 2025 के लिए राष्ट्रपति चुनाव जीत हासिल किया। कैमरून माइंड में रखिएगा, ये 92 साल का है भाई, माइंड में रखना, ठीक है ना। इसका नाम है बार्थेलेमी। अगला प्रश्न है भाई, दिसंबर 2025 में पाकिस्तान के पहले रक्षा बलों के प्रमुख CDF के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो ये आसिम मुनीर को क्या किया गया भाई? आसिम मुनीर को किया गया है, माइंड में रखिएगा, ये 4 दिसंबर 2025 को किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच किस देश द्वारा स्थापित बहुराष्ट्रीय मंच है भाई? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये भारत का है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने अक्टूबर 2025 में अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा बल नीति शुरू किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये काम कौन कर सकता है? तो फिजी ने किया। फिजी ने अक्टूबर 2025 में अपनी पहली राष्ट्रीय, है ना, बाल सुरक्षा, बल में बोल दिया हूँ क्या, बाल सुरक्षा होगा, बाल सुरक्षा नीति, दोबारा सुनिए, फिजी ने अक्टूबर 2025 में अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति लागू की, और यह नीति सभी क्षेत्रों में बाल सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मानक स्थापित करती है, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है भाई? कितने लोग बता सकते हो? गंगा नदी बिहार के बीचों बीच होकर बहती है, लोग बता दो, कितने लोग बता सकते हैं? ठीक है ना। तो देखो भाई, बाएं तरफ से और दाएं तरफ से, चूंकि गंगा नदी इधर उत्तराखंड से होते हुए आती है, और ये बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी में क्या करता है भाई, गिर जाता है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो देखो ये किधर से चल के आया भाई? तो आप कहिएगा सर ये पश्चिम की चल के आया, पूरब की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इधर कौन सा साइड हो जाएगा? तो इधर लेफ्ट हो जाएगा, और इधर से राइट हो जाएगा, क्योंकि नदी पानी जो जा रही है ना, तो ये उत्तरी साइड से मिल रही है नदियाँ, आपको बहुत कार्य से पता है, मुझे बताने का ना, जो भी थोड़ी ना है। देखो बाएं तरफ से कौन कौन सा नदी मिलती है? तो गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, रामगंगा, गर्रा। इधर से दाएं तरफ से कौन मिलती है भाई? तो यमुना तो आप सबको पता ही है, उसके बाद सोन, पुनपुन, फाल्गु, चंदन, अजय, दामोदर, तमसा, जिसे टूम्स नदी कहते हैं, तो ये सब मिलती है। तो आपसे क्या पूछा था, इनके सहायक नदी कौन कौन सा है? तो ऑप्शन में देखो गंगा भी है, ऑप्शन देखिए पूरा देखिएगा, हाँ देखो यहाँ पे गंगा है, बागमती बिल्कुल अभी आपने देखा था, सॉरी गंगा बोल रहा हूँ, गंगा में गंडक मिलती है ना। उसके बाद यहाँ पे कोसी, काली और सेन, ये भी, यमुना, घाघरा, रामगंगा नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा, गोमती, बूही, महानंदा भी नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा, ये दोनों सही है। बहुत पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है, जरूर कर लीजिएगा।
किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बतक मियाँ के आपने जरूर नाम सुना होगा, है ना, और ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान बतक मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी जो है नील के किसानों को दुर्दशा के जायजा लेने के लिए चंपारण पहुंचा था, और वहाँ पे मोतिहारी वहाँ से पहुंचे थे। और इरविन का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो इरविन ने गांधी जी की हत्या के लिए बतक मियाँ को इरविन ने गांधी जी की हत्या के लिए दूध में जहर मिला दिया और बोला बतक मियाँ को कि भाई तुम आप जाके गांधी जी को दो। लेकिन गांधी जी ने इशारे में बता दिया। उसके साथ में कौन था? कितने लोग बता सकते हो? राजकुमार शुक्ल था, है ना, और कई सारी चीज़ें होती, इशारे में सब कुछ समझ गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कानों में बोला कि भाई कि ये दूध में जहर है। महात्मा गांधी जी से तो नहीं बोला, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र से बोला बतक मियाँ कि भाई इसमें जहर है और ये दूध ना पिए। और यही कारण है कि भाई बतक मियाँ को इसका जो है ना बहुत बड़ी सजा भी मिली थी इस कारण, है ना, और ये भुगतना पड़ा था बतक मियाँ को। ठीक है, तो ये बतक मियाँ से माइंड में थोड़ा सा रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? बिल्कुल ए हो जाएगा, पादरी की हवेली। जो लोग टिक कर रहे हो बिल्कुल सही है, पादरी की हवेली, पादरी की हवेली, पादरी की हवेली। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली है। इनकी बात कर लो तो यह एक डेट लिख लीजिएगा, 1713 ईस्वी में पटना में इसकी स्थापना किया गया था। स्थापना के दौरान यह एक छोटा सा चर्च था, जिसके बाद उसमें जो है पुनर्निर्माण के समय ये विस्तार किया गया और इसे सेंट मेरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है। सेंट मेरी चर्च, सेंट, जो लोग पटना में रहते हो नाम जरूर सुना होगा, सेंट मेरी चर्च राइट आंसर हो जाएगा, इसके नाम से भी जाना जाता है। तो पादरी की हवेली राइट, स्थापना माइंड में रख लीजिएगा। आगे बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? लो आ गया, बिल्कुल, सोसाइटी ऑफ जीसस, सोसाइटी ऑफ जीसस। और ये 1940 में सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक का इसका नाम था कार्मेल समाज द्वारा महिला महाविद्यालय की स्थापना किया गया था। और यह बिहार में महिला की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोला गया उच्च शिक्षा का पहला संस्थान था ये। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे ए हो जाएगा, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौली की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 68 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें शामिल किया हूँ। तो बिल्कुल जो लोग सी टिक कर रहे हो, अम्मापाली रेलवे स्टेशन, अम्मापाली रेलवे स्टेशन सी इज द राइट आंसर। देखो भाई, पूर्वी रेल जोन के अम्मापाली रेलवे स्टेशन और ये भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। तो खासतौर पर ये भागलपुर में पड़ता है। ठीक है, आपको पता होना भागलपुर का लोकेशन पता है ना दोस्त, यहाँ पे भागलपुर है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? लो आ गया, बिल्कुल आंसर अनाज आधारित उद्योग राइट आंसर हो जाएगा। अनाज आधारित उद्योग, देखो बिहार में कृषि आधारित उद्योग में अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है। वर्तमान की मैं बात कर लूँ तो बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चावल मिल उद्योग, चीनी मिल उद्योग, जूट एवं उस पर आधारित वस्त्र उद्योग और दाल मिल उद्योग, ये सब कृषि पर आधारित उद्योग है। तो नाम से पता चल रहा होगा कि अनाज उद्योग आधारित उद्योग बोल सकते हो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी। आगे बढ़ जाते हैं। 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? बिल्कुल डी हो जाएगा, दिवाली के दिन क्या है। और ये बात है कब? तो 11 नवंबर 1942 की बात है, दिवाली के दिन की बात है। और डेट पूछा जाए, देखो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रख दिया गया था। 11 नवंबर 1942 को दिवाली के दिन, जहां अधिक संख्या में सुरक्षाकर्मी छुट्टी पर थे, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग के जेल से भागने में सफल हो गए। हजारीबाग अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? तो आप सबको पता है कि झारखंड में है, उस समय बिहार का हिस्सा हुआ करता था। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? लो ऑप्शन आपके सामने, बिल्कुल यहाँ पे जो आंसर टिक कर रहे हो भाई, ग्रामीण खेल फ्रेंड्स, ये जो है ना 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। बाकी पुस्तकालय, ईंधन, चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, ये सब है। देखिए मैं आपको इसके बारे में बता दूं, देखो लिखूंगा नहीं तो लाइन टाइम लग जाता है, तो बोल देता हूँ, आप सुन लीजिएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं, जिसे हम लोग कहते हैं ना स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। इसमें कितने विषय है फ्रेंड्स? तो इसमें 29 विषय है ना, रखे गए हैं, जिसमें वाचनालय है, ईंधन है, चारा है, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, ये सब शामिल है। तो आपको मैं बता दूं, मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां था जब संविधान में शामिल किया गया था। बाद में 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था तो 1951 में जोड़ा गया था। उसके बाद 10वीं अनुसूची, 52वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, उसको जोड़ा गया था 10वीं को, जो कि दल बदल से संबंधित है। उसके बाद 1992 में 73वां संविधान और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, तो
73वां संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज से संबंधित है उसे जोड़ा गया था, और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही जोड़ा गया था, जो कि नगरीय प्रशासन से जुड़ी हुई है। तो ये प्रश्न पूछता है, घुमा फिरा के माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को भारतीय राज्य की राजनीतिक कुंडली किसने कहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल यहाँ पे ए हो जाएगा। के.एम. मुंशी का आपने नाम जरूर सुना होगा, उन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है किससे है भाई? तो दल बदल से है, हम लोग बहुत कायदे से, तो दल बदल विरोधी कानून से है भाई। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गोलकनाथ, बहुत पूछता है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज किससे संबंधित है? तो आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकार से। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, माइंड में रखिएगा, बहुत पूछता है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राजवाद का संबंध मौलिक अधिकार से है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्मित किया था कि संसद मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती, परंतु इस निर्णय के विरुद्ध संसद ने 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा उपबंध किया कि संसद किसी भी मौलिक अधिकारों को कम या ज्यादा कर सकता है। तो ये घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाए, गोलकनाथ दे कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार। तो संसद ने कौन सा संविधान संशोधन किया? तो आप ये सर, अभी तो आपने बताया कि 24वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 1971 में, और संसद ने 24वें नंबर का संविधान संशोधन किया ना, तो बोला कि भाई संसद किसी भी मौलिक अधिकारों को कम या ज्यादा कर सकता था। ठीक है, तो गोलकनाथ पंजाब, दोबारा सुनिए, गोलकनाथ पंजाब राजवाद का संबंध मौलिक अधिकारों से है, और जिसमें उच्च न्यायालय ने निर्मित किया था कि संसद के मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकता है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज बोला था। लेकिन इससे हट के कितने नंबर का? तो 24वें नंबर का संविधान संशोधन 1971 में किया गया, और संसद ने फिर से बोल दिया कि भाई इसमें हो सकता है मौलिक अधिकारों में संसद जो है, या फिर आप बोल सकते हो कि मौलिक अधिकार में संसद हस्तक्षेप कर सकता है, मौलिक अधिकार को कम और ज्यादा कर सकता है, वो 24वें संविधान संशोधन 1971 में प्रावधान कर दिया गया था। ठीक है, चलो ये घुमा फिरा के प्रश्न पूछता है, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेद के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? अब ये शब्द जैसे आप देखते हो तो परेशान हो जाते हो, बिल्कुल, लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे दिखा होगा, एक शब्द आपने पकड़े होंगे, अस्पृश्यता के विरुद्ध। तो देखो, अस्पृश्यता का छुआछूत से संबंधित है और आर्टिकल 17 से संबंधित है, तो ये थोड़ा सा पकड़िए, की पॉइंट को पकड़िए। क्वेश्चन बड़ा रहता है, ठीक है, लेकिन आप चीजों को पकड़ेंगे ना, फिर आंसर आप तक पहुंच जाएंगे। तो आंसर क्या होगा भाई? ये डी हो जाएगा। और समता का अधिकार, देखिए अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता को, छुआछूत को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप से इसका आचरण कर सकते हो कि निर्दिष्ट करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, आपको पता होना चाहिए, आप बहुत कायदे से हम लोग पढ़े भी हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ये समानता का अधिकार में आता है ना, हम लोग पढ़े हैं बहुत कायदे से। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का निर्माण किन किन अंगों से होता है? तो बहुत कायदे से हम लोग पढ़ चुके हैं, और ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ये कई बार ना आर्टिकल पूछ लेता है, तो आर्टिकल 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी। आर्टिकल अनुच्छेद 79 कहता है, 79 कहता है कि भाई संघ के लिए, मतलब कि केंद्र के लिए, संघ के लिए क्या होगा भाई? एक संसद होगी, मतलब कि पूरे राज्य के लिए एक संसद होगी, जो कि लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, किंतु सदन का सदस्य नहीं होता है। दोबारा सुनिए, संसद का निर्माण होगा 3 लोगों से, 3 अंग से, 3 अंग बोल सकते हो, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से। लेकिन राष्ट्रपति संसद का भाग होगा, किंतु संसद के मतलब कि किसी सदन के सदस्य नहीं, मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य नहीं होगा। किसी सदन का मतलब लोकसभा, राज्यसभा का क्या होगा? सदस्य नहीं होगा। और वह संसद के सत्र को आहूत करता है, कौन? राष्ट्रपति करता है। संसद के सत्र का आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और उसका सत्रावसान भी राष्ट्रपति करते हैं भाई। और संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है भाई, बड़ी बड़ा लंबा भी हो गया, कोई ना बात नहीं। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की निर्धारित न्यूनतम एज कब तक होना चाहिए? राज्यसभा में बोल रहा हूँ तो बिल्कुल 30 साल, कम से कम 30 साल होना चाहिए राज्यसभा के लिए। लोकसभा विधानसभा दोनों के लिए 25 साल, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 साल चाहिए। ये बहुत पूछता है, मायने में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रायोजित शक्ति से संबंधित है? देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रश्न पूछा गया ऑलरेडी। आंसर क्या होगा? अधीनस्थ विधान पर जो है समिति, या सीधे तौर पर बोल सकते हो कार्यपालिका को मतलब कि नियम विनियम बनाने के लिए प्रायोजित शक्ति से संबंधित समिति अधीनस्थ विधायन समिति होता है। ध्यान रखना, प्रश्न पूछता है, माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। इसकी जांच करने के लिए मैंने बहुत कायदे से बता चुका हूँ कि कौन करता है, तो एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो
का नामांकन के प्रावधान को समाप्त, एक शब्द यहाँ पे देख सकते हो, पहले अभी 2019 में समाप्त कर दिया गया है एंग्लो इंडियन, पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता था, लेकिन अब ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है ना। तो ये बोल रहा है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग किया गया था, है ना। तो देखो भाई ये आंसर बहुत अच्छा क्वेश्चन है और माइंड में रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं। तो आंसर बी हो जाएगा संविधान के 126 नंबर का। देखो भाई कितने नंबर का संविधान संशोधन था, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स यह जो है ना 126वां संशोधन किया गया था और उसमें ये प्रावधान किया गया कि भाई अब एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में राष्ट्रपति नहीं नियुक्त कर सकता है। दोबारा सुनिए, 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 10 दिसंबर को लोकसभा में और 12 दिसंबर को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया था इसमें, जिसमें एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों का नामांकन को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था, ठीक है ना, और समाप्त भी कर दिया गया है। तो प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही इसके तहत 126वें संविधान संशोधन के तहत, दोबारा सुनिए, 126वें संविधान संशोधन के तहत SC/ST के सीटों का आरक्षण कभी अगले 10 वर्षों के लिए, मतलब कि 2030 तक, ऐसे बोल सकते हो, 2030 तक बढ़ाने का फैसला किया। बहुत पूछता है, माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उपदीवान नियुक्त किया था, है ना। आपने पढ़ा है बहुत कायदे से, तो राजा सिताब राय को किया गया था। देखो प्लासी का युद्ध हुआ था, जून के महीने की बात है, कितने जून को है, तो मैं जून लिख दिया हूँ, और कितने जून की बात है, कितने लोग बता सकते हो बताइएगा। जून 1757, माफी चाहता हूँ, 1757 में अंग्रेजों व बंगाल के नवाब के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। मीर जाफर विश्वासघात किया था सिराजुद्दौला के साथ, आपको पता होना चाहिए, तो जिसमें बंगाल के नवाब जो थे उनका हार होता है। और फिर ब्रिटिश की बात कर लो या ब्रिटिशर्स की बात कर लो, तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया और राजा सिताब राय को बोला कि तुम्हें हम जो है ना बिहार का उपदीवान बनाते हैं, ठीक है। कई सारे कारण था इसमें, बहुत कार्य से हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने किया, ठीक है। लो अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ये हो जाएगा, मुर्शिद कुली खां का नाम आपने जरूर सुना होगा। देखो बंगाल में ना एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना मुर्शिद कुली खां का नाम जरूर सुना होगा, उनके द्वारा किया गया था। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में कौन सा, तो इजारेदारी प्रथा बहुत पूछता है, तो इन्होंने कौन सा प्रथा, तो इजारेदारी प्रथा इनके द्वारा मुर्शिद कुली खां के द्वारा शुरू किया गया था, आपको पता होना चाहिए। और इनके द्वारा राजस्व कृषि प्रणाली में किए गए सुधारों से किसान पर आर्थिक दबाव बढ़ा और इन्होंने अपने सुधारों के तहत पुराने जमींदार से भी कठोरता पूर्वक राजस्व वसूल किया था, जिसके कारण बहुत से जमींदार को बड़े जमींदार, महाजनों और साहूकार से उधार लेना पड़ता था। इजारेदारी प्रथा के तहत किसानों को भी ऋण साहूकारों से लेना पड़ता था और इस समय तक राज्य, मतलब कि नवाब और धनी महाजनों तथा वणिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे थे और इस प्रकार धनी महाजनपद, साहूकार और वणिक जनों की स्थापना बंगाल में एक नवीन भू अभिजात वर्ग के रूप में हुआ था। तो इजारेदारी प्रथा बहुत घातक था किसानों के लिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न है भाई, 1960 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। बांडीवास का युद्ध किसके बीच में होता है ना, बिल्कुल फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में लड़ा गया था। तो फ्रांसीसी इसका राइट आंसर कब लड़ा गया था, 1760 में, अभी आपने देख लिया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी भाई। तो बिल्कुल जो लोग आंसर टिक कर रहे हो, डी फ्रेंच विशेषज्ञ राइट आंसर हो जाएगा। तो हैदर अली दक्षिण मैसूर, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि हैदर अली दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान थे। हैदर अली के बचपन का नाम हैदर नाइक था। इन्होंने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से स्थापित किया था, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। कौन सा अधिनियम में यह प्रावधान कर दिया गया था भैया, तो बिल्कुल यह ना आंसर बी हो जाएगा। 1833 का अधिनियम आता है ना, उसमें देखो चार्टर अधिनियम 1833 में यह प्रावधान किया गया कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, अर्थात जो व्यक्ति जिस पद के लिए योग्यता रखता है उसे बिना किसी भेदभाव के नियुक्ति प्रदान की जाएगी। और इस उद्घोषणा की मैं बात कर लूँ तो धारा 87 में ये सारी चीज़ें निहित किया गया था उस समय, ठीक है ना। तो माइंड में रखिएगा अगर पूछा जाए तो। 1813 वाला बहुत पूछता है, तो भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे क्या किया कि बोला कि तुम भारत में सिर्फ चाय के साथ व्यापार कर सकते हो, और तुम भारत में सिर्फ चाय के साथ व्यापार करोगे और चाइना में सिर्फ तुम व्यापार करोगे। ये 1833 के तहत प्रावधान किया गया था, है ना। बहुत कार्य से हम लोग पढ़ चुके हैं। और दूसरी कंपनी अगर चीन के साथ व्यापार करता था तो भाई जाहिर सी बात है ब्रिटिश कंपनी से परमिशन लेना पड़ता था उस समय, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने चाइना पर भी हस्तक्षेप किया था। आगे बढ़ते हैं, व्यापारिक अधिकार पर हस्तक्षेप किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार के समय भारत का, अच्छा यहाँ पे कुछ लोगों का मैं देख रहा था, मैंने पहले जो एक क्लास करवाया था तो कुछ लोग पूछे थे क्वेश्चन, सर एकाधिकार का मतलब क्या होता है। नाम से पता चल रहा होगा एकाधिकार का मतलब होगा किसी एक व्यक्ति का अधिकार होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ब्रिटिश कंपनी जो था ना, ये 1813 के चार्टर देने में बोला कि
तुम चाय के साथ व्यापार करोगे और दूसरा किसी कोई भी कंपनी नहीं करेगा। बाकी जो चीज़ें कपड़ा उपड़ा के लिए, मसाला के लिए सभी लोग भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं, लेकिन चाय के लिए सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। तुम अपने परमिशन से ही अगर दूसरे को चाहो तो करने दे सकते हो व्यापार, लेकिन तुम्हारा पूरा अधिकार है चाय के लिए। और चीन के साथ व्यापार के लिए भी तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। अगर दूसरी कंपनी जाता है व्यापार करने के लिए तो तुमसे परमिशन लेगा, ठीक है ना। तो इसका अधिकार का मतलब पूरा अधिकार तुम्हारा रहेगा उस चीज़ पे, आप समझ रहे हो ना। आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत पूछता है, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? दिल्ली दरबार के समय तो बिल्कुल ये लॉर्ड लीटन का नाम आपने जरूर सुना होगा। लॉर्ड लीटन बहुत पूछता है। यहाँ से 3-4 चीज़ें ध्यान रखना। देखो भाई, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन जो किया गया था ना, प्रथम मैं बोल रहा हूँ, प्रथम एक शब्द ध्यान रखिएगा, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ये जनवरी के महीने की बात है, 1 जनवरी की बात है भाई, 1 जनवरी 1877 में किया था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लीटन था। इस बार महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था और केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। बहुत पूछता है। पहला प्रथम दिल्ली दरबार। दूसरा दिल्ली दरबार जो लगाया गया था सेकंड नंबर का, दूसरा यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरा है ना। दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1903 में। 1903 में किया गया था। उस समय भारत का वायसराय था करजन था, भारत का वायसराय करजन था, ठीक ना। और 1899 से 1905 तक रहा है। तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, ये भी पूछता है भाई, ध्यान रखना। तीसरा अगर पूछा जाए तो आंसर क्या टिक करोगे? 1911 में आयोजित किया गया था। और भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय था, आप सबको मैं बता दूं, हार्डिंग द्वितीय, इसका नाम था हार्डिंग द्वितीय था भाई। तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, ठीक है ना। और लॉर्ड हार्डिंग जो था ना, ये 1910 से 1916 में था। तो 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इसी में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। इसी में जो तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911 में हार्डिंग द्वितीय के समय में, और इसी समय बंगाल विभाजन को रद्द किया और भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, दिल्ली बनाया गया था, ठीक है। चलो, लॉर्ड हार्डिंग के समय ध्यान रखिएगा। तो पहला दिल्ली दरबार 1877, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड लीटन के समय। दूसरा कहाँ पे? तो 1903 में आयोजित किया गया था, करजन के समय। और तीसरा हार्डिंग द्वितीय के समय, ठीक है ना। तो ये बहुत पूछता है, माइंड में रखिएगा। चलो, अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? पुर्तगालियों की, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे अब यहीं पे गलती लोग करता है भाई। देखो, पुर्तगाल की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ पे? हम लोग मॉडर्न स्ट्रीम पढ़ चुके हैं। तो कोचीन में किया गया था ना 1503 में। तो ऑप्शन में कोचीन तो है ही नहीं, एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं रहना चाहिए, ई ऑप्शन भी होना चाहिए, कोई बात नहीं। तो कोचीन में किया गया था, आप सबको पता है, केरल के कोचीन में फ्रेंड्स। कोचीन में कब? ये 1503 में किया गया था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन 1 टिक कर लीजिएगा, आंसर मैं बता दिया हूँ। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? देखो भाई, सारण जिला का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो कि यूपी के साथ अपना सीमा साझा करते हैं ना। सारण जिला कितने लोग जानते हो भाई? सारण जिला के बारे में यहीं पे है। और इसी क्षेत्र में जो है फतेह शाही विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया था, बिहार के सारण जिला में। यहाँ के किसके द्वारा किया जाएगा? देखिएगा, अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था बिहार के सारण जिला में, ठीक है। और यह विद्रोह छापामार युद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध था, जो कि आप सबको पता है कि अंग्रेजों के खिलाफ यह पहला विद्रोह था, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन भाई। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो प्रदान किया था, ये कब किया था? लो आगे ऑप्शन, तो बिल्कुल ए हो जाएगा, 12 अगस्त 1765 की बात है। तो शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त, इलाहाबाद की प्रथम संधि हुआ था ना, आपको पता होना चाहिए। तो शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 में फरमान द्वारा बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दिया। बक्सर के युद्ध के जो बाहर गया था तब, है ना। और इसके बदले में कंपनी सम्राट को बोला कि हम आपको 26 लाख रुपया देंगे और निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी, ठीक है। तो ये सब प्रावधान किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह किस जगह में शामिल हुआ? तो देखो, ये आसान सा क्वेश्चन है। तो आड़ा आप सबको पता होना चाहिए, बिहार के आड़ा, जो कि जगदीशपुर के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक ना। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के मुख्यतः किस कारण से असफल हुआ? असफल क्यों हुआ? देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। तो बिल्कुल ये किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, तो ऐसे बोल सकते हो। ये बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन मिलता है? तो सन्यासी विद्रोह, सबको पता है 1770 में होता है। तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ था भाई? 1770 में, इसलिए बहुत पूछता है। देखो भाई, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। यह विद्रोह 1770 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था, जिसका मुख्य कारण था बंगाल में पड़े भीषण अकाल और तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगे प्रतिबंध से उत्पन्न यह विद्रोह था, है ना। आगे बढ़ जाते हैं।
अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन देवबंधु स्कूल से जुड़े नहीं थे। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो ये नाम से ही पता चल होगा, ये अल्ताफ हुसैन अली नहीं था, देवबंद स्कूल नहीं जुड़े थे। तो अल्ताफ हुसैन अली हो जाएगा। अच्छा ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। देखो सहारनपुर जो यूपी में पड़ता है, तो सहारनपुर के जो है ना देवबंद जगह का नाम ही है, देवबंद नामक स्थान पर एक डेट ध्यान रख लीजिएगा यहाँ से थोड़ा सा। ये 1866 की बात है। तो 1866 ईस्वी में देवबंद स्कूल की स्थापना मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में अब्दुल राशिद और मदनी सैयद हुसैन मोहम्मद उल हसन मिलकर इसकी स्थापना किया था। ठीक है ना। अल्ताफ हुसैन अली देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे, तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं भाई। पुस्तक इंडिया डिवाइडेंट किसने लिखी? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। देखो भाई ये राइट आंसर होगा। इंडिया डिवाइडेंट पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम, जो कि दोनों में इंडिया लिखा हुआ है ना, तो लोग कन्फ्यूजन में गलती करते हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो पुस्तक लिखे थे, इनका नाम था इंडिया विंस फ्रीडम। जबकि एक और बुक का नाम मेरे माइंड से भी निकल रहा है, हाँ एक व्यक्ति और था जिसका नाम था पेडरल मून करके ऐसा कोई नाम है। इन्होंने डिवाइड एंड क्विट नामक पुस्तक लिखा था, डिवाइड एंड क्विट नामक पुस्तक लिखा था। तो ये ध्यान रखना, ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ इंडिया डिवाइडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद की बात कर लूँ तो इन्होंने क्या लिखा था, इंडिया विंस फ्रीडम, है ना। और एक व्यक्ति को जो नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका नाम था पेडरल मून। इन्होंने जो बुक लिखी थी इसका नाम था डिवाइड एंड क्विट। ये पूछता है क्वेश्चन, तो आंसर हालांकि इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, करजन वैली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? भाई करजन वैली की हत्या में बिल्कुल मदन लाल धिंगड़ा को नाम जरूर सुना होगा। देखो ये बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। इसी क्रम में 1 जुलाई 1909 ईस्वी में मदन लाल धिंगड़ा ने इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार करजन वैली की गोली मारकर हत्या कर दिया था और धिंगड़ा को पकड़ लिया था और फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है मदन। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था? तो सबको पता है भाई चोरा चोरी कांड। कब हुआ था चोरा चोरी कांड? तो 4 फरवरी 1922 में हुआ था, है ना। 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है मैं थोड़ा सा बता ही देता। देखो भाई 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था और 12 फरवरी को बारदौली में महात्मा गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हिंसात्मक रुख अपना लेने के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रकार असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। अब ये क्वेश्चन और पूछता है, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, कितने लोग बता सकते हो। जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 में लखनऊ के पास काकोड़ी गांव में 8 जॉन ट्रेन को रोक लिया और रेल विभाग की खजाना लूट लिया था। ये भी बहुत प्रश्न पूछता है। तो काकोड़ी कांड सभी लोग जानते हो, है ना। उसके बाद एक और प्रश्न पूछता है भाई, 10 अप्रैल 1919 में अमृतसर में डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिए जाने के कारण विरोध हुआ था और 13 अप्रैल 1919 को सार्वजनिक सभा का आयोजन जलियांवाला बाग, आपने नाम जरूर सुना होगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को होता है ना। ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जनरल डायर ने बिना चेतावनी किए भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था और इसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे, आपको पता ही होगा। तो ये प्रश्न पूछता है, माइंड में रखिएगा। तो काकोरी कांड यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है, चोरा चोरी कांड यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। उसके बाद मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ था, कितने लोग को पता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, वीडियो बड़ी लंबा हो जाता है ना, टाइम लग जाता है। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? लो आगे क्वेश्चन। तो बिल्कुल ये वाईकोम सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वाईकोम सत्याग्रह 1924-25 में हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं, ये अस्पृश्यता से संबंधित था, आपको पता होना चाहिए। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी भाई। तो जाहिर सी बात है जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। ठीक है ना। तो सी आंसर 1934 में किया गया था। तो आंसर इसका जो हो जाएगा भाई सी हो जाएगा। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप में बोल रहा हूँ तो बिल्कुल गैलीलियो ने किया था। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न है, यदि धरती को घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल ये घट जाता है ऐसे कंडीशन में, हम लोग पढ़ चुके हैं। अपेक्षितता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम जरूर सुना होगा आपने। तो इन्होंने सापेक्षता का या फिर आपेक्षता बोल सकते हो। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1907 से 1915 के बीच में सापेक्षता का सिद्धांत विकसित किया था, आपने जरूर पढ़ा होगा। करेगा पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करेगा भाई? लो तो वोल्टेज पर करेगा। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है अत्यधिक उच्च विद्युत को परिपथ से गुजरने से रोकने के लिए, तो डी आंसर हो जाएगा। एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन करता है, रूपांतरित कौन करता है? तो बहुत पूछता है। तो
रेक्टिफायर का नाम आपने सुना होगा ना, जिसे इंग्लिश हिंदी में दिष्टकारी कहते हैं, रेक्टिफायर होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, रेक्टिफायर होता है, ठीक है ना। तो AC को DC में रूपांतरित करने के लिए निम्न युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो दिष्टकारी का, रेक्टिफायर का, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं भाई। आकाश नीला लगता है, क्यों लगता है आकाश नीला? जो कि आपको पता होना चाहिए कि लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकिरणित होती है। ये वाला बी आंसर हो जाएगा। वायुमंडल अच्छा कोई बात नहीं, वही होगा आंसर, आंसर बी ही होगा। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन सा दर्पण? लेंस बहुत कायदे से पढ़ चुके हैं, तो ना अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए। सरल सूक्ष्मदर्शी निम्न में से होता है भाई, क्या होता है? तो कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। आगे बढ़ जाते हैं। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? कम हो जाएगा, आप सबको पता है। और देखो, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है, जब पानी ठंडा हो जाता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर, कितना पर? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर यह अधिकतम घनत्व पर पहुंच जाता है। तो पानी का घनत्व सबसे अधिकतम कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। और पूछता है HCl में रासायनिक आबंधन की प्रकृति होती है तो कौन सा रहता है उस समय? तो आप कहेगा सहसंयोजी रहता है। अब सहसंयोजी क्या होता है तो बढ़ा चुका हूँ। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक नहीं है? यौगिक जिसका सूत्र बनता है यौगिक होता है, हम लोग पढ़ चुके ना। सूत्र नहीं बनता है, मिश्रण होता है, तो यौगिक। निम्नलिखित में से कौन यौगिक नहीं है, ये पूछ रहा है भाई, किधर चला गया? तो बिल्कुल ये दूध यौगिक नहीं है, मिश्रण है ना। सोडियम क्लोराइड, चौक, आप ये चौक का फार्मूला बनता है, बिल्कुल बनता है, चूना पत्थर का नाम सुना होगा ना। अमोनिया भी बनता है, तो आंसर डी हो जाएगा, दूध, ये मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन कृत लवण में रहता है। आयोडीन कृत लवण में क्या रहता है? तो पोटेशियम डाइऑक्साइड रहता है, ठीक है, सॉरी पोटेशियम आयोडाइड रहता है। आगे बढ़ जाते हैं भाई। NH3 है, इसे सही कर लीजिएगा, NH3 है भाई, ऐसे रहता है। तो कह रहा है कि NH3 पर किस पदार्थ का पदार्थ है? तो ये मंद क्षार होता है। देखो, अमोनिया का नाम आपने जरूर सुना होगा, अमोनिया है NH3, तो NH3 बोलिए या अमोनिया बोलिए, जो कि अमोनिया का सूत्र है NH3 का। जलीय विलयन मंद क्षारीय प्रकृति का होता है। अमोनिया एक गैस होती है जो कि उच्च दाब पर गैस से द्रव अवस्था में बदल जाती है। अमोनिया गैस जल में अधिक विलय होता है, अमोनिया गैस। तो आंसर क्या होगा? मंद रहता है, मंद क्षार होगा यार, मंद अम्ल मत कर दीजिएगा, मंद क्षार होगा। पानी का pH मान उदासीन जो होता है, पीने लायक पानी, मीठे पानी बोल सकते हो, तो 7 होता है। भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है, तो जो मिल जाए, भौतिक परिवर्तन ना मिले रासायनिक परिवर्तन, हम लोग पढ़ चुके हैं ना केमिस्ट्री में, ठीक है। तो बिल्कुल आंसर जो लोग डी टिक कर रहे हो, चूंकि यहाँ पे आपसे क्या पूछ दिया है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो पानी में चीनी का घोलना भौतिक परिवर्तन है। बाकी ये सब आप जो देख रहे हो रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना, ये सब जो है रासायनिक परिवर्तन। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है, ठीक है। तो उभयधर्मी क्या होगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, है ना, ये आंसर हो जाएगा। और एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है भैया? तो Al2O3 होता है। जिंक ऑक्साइड का ZnO होता है, Zn से जिंक, उसका मतलब ऑक्सीजन ऑक्साइड ऐसे बोल सकते हो। बहुत कायदे से हम लोग बैलेंस पढ़े हैं ना केमिस्ट्री में। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आसान नहीं है लेकिन अच्छे हैं, मन में रखिएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, है ना। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका फार्मूला क्या होता है? इससे आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। इसका आंसर NaHCO3 होता है फार्मूला, फ्रेंड्स याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ जाए। किसमें परिवर्तन के कारण ये रंध्र खुलते हैं? NCERT का, क्लास की NCERT पढ़ा होगा तो आप उस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। बिल्कुल सी है, कोशिका में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। एस्टोमेटा समझ रहे हो ना, पत्ती में होता है। ये मान लो कि पत्ती है, चलो ये मान लो कि पत्ती है, छोटा छोटा, ये दिखा देता हूँ, ये छोटा छोटा बिंदी टाइप का जो आपको दिखेगा ना, यही एस्टोमेटा होता है, बिंदी टाइप का, वही एस्टोमेटा होता है। माइंड में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कोशिका में पानी की मात्रा, सी। अगला प्रश्न है भाई, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? 80% से अधिक, बिल्कुल जल होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? देखो, ये विटामिन के की कमी से होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट किस में होता है भाई? बेटा कोबाल्ट किस में होगा? बिल्कुल B12 में होता है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? बहुत पूछता है ऐसे क्वेश्चन, तो लैंगिक जनन पर है, आप सबको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है भाई? तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा? प्लास्टिड होना चाहिए, प्लास्मीड, ठीक है, यही हो जाएगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA संश्लेषण किया था, तो खुराना हो जाएगा, खुराना, ठीक है ना।
तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था, डॉक्टर हरविंद खुराना। कब किया था? 1968 में, 1968 ईस्वी में। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है भाई? तो कितने लोग बता सकते हो किस पे होगा? बिल्कुल आप सबको पता है। एक तो यहाँ पे ऑप्शन है, देख लीजिएगा। तो बीजों की उच्च पैदावार केस में ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पे पर्याप्त सिंचाई सुविधा बिल्कुल सही है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक ये भी सही है। तो सभी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? डी। आगे बढ़ जाते हैं भाई। निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री ने मनरेगा की शुरुआत महत्वपूर्ण भूमिका मनरेगा की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल ये जया द्रेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस पंचवर्षीय योजना में वित्तीय समावेशन की अवधारणा पहली बार शामिल किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसे किया गया था। कपास उत्पादन के मामले में भारत वर्तमान में वैश्विक रैंकिंग क्या है भारत का? ये बोल रहा है कपास उत्पादन में भारत का पहला है भाई, सबको पता है। आर्थिक विकास सामान्यतः किसके साथ जोड़ा है भाई? तो मुद्रास्फीति से ये आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का जो है ना मुख्यालय कहाँ है? कितने लोग बता सकते हैं भैया? मैड्रिड। जो लोग टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही है भाई, मैड्रिड स्पेन में पड़ता है। स्पेन देश का नाम है, तो मैड्रिड हो जाएगा स्पेन। आगे बढ़ जाते हैं। पृथ्वी का आंतरिक परत नीफे का निर्माण किन तत्वों से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किन तत्वों की पर जुड़ता है इसमें? तो निकेल और फेरस है ना, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस, राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है कहाँ से? तो बिल्कुल 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के अनुसार। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ग्लोब पर विषुव की स्थिति पाई जाती है? तो 21 मार्च और 23 दिसंबर। किन कथनों पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही को पहचान करना है आपको, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है आपसे कि ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। बिल्कुल ये सही है भाई, ग्रेटर हिमालय। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ घटिया, बिल्कुल ये गलत, नाम सही देखने से पता चल रहा होगा। तीसरा करेक्ट शिवालिक बा हिमालय जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो हम लोग उसे कोरोमंडल तट कहते हैं, है ना। आगे बढ़े। हिमालय में कौन कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हिमालय में कौन कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? तो बिल्कुल वलूत और बोड़ास का नाम आपने जरूर सुना होगा। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश बनाता है, आपको पता ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भाई, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, दोबारा सुनिए, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है? और सबको पता है चिनाब नदी, हम लोग कुछ देर पहले अभी देखे भी थे। तो फ्रेंड्स ये जो मॉक टेस्ट था इसमें नेगेटिव काट के अगर आप 70 से लेके 72 पे हो, गुड स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है। अगर इससे कम पे है तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी आपके पास टाइम है, रिवीजन करिए, ठीक है ना। मॉक टेस्ट डेली लगाइए। अगर आपको वन डे एग्जाम को क्लियर करना है तो मॉक के बिना तो कर ही नहीं सकते हो। और आपने शुरू से लेकर अंत तक इसका एक्सप्लेनेशन देखा होगा, और जो बुकलेट दूंगा उसका एनालिसिस कर लीजिएगा, तो आप में अपर लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, है ना। तो ये करना जरूरी होता है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता। अगर आपका सिलेबस 30 से 40% भी तैयार हो जाता है ना, मॉक टेस्ट पे आ जाओ, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रुकेगा। मैं कह रहा हूँ दावे के साथ, वन डे एग्जाम की बात कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ अगले वीडियो लाने के लिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पे सभी लोग जाके जुड़ जाइए। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।